हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है फाइल सिस्टम। इस टॉपिक के बारे में आपने जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी उसके अंदर भी सुना था और मैंने थोड़ी सी आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दी थी। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के अंदर फाइल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्या इसका काम होते हैं और क्या इसकी वर्किंग होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अभी वैसे जो टॉपिक है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर भी फाइल सिस्टम का काम लगभग सेम ही होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ वो हो सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। तो लिनक्स फाइल सिस्टम या किसी और फाइल सिस्टम की अगर बात करें तो उनका मेन काम क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो काम करते हैं क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। फाइल सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो फाइल सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम करते हैं और उनका काम क्या होता है, जो भी डाटा हम किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर कर रहे हैं उसको पोजीशनिंग करनी, उसको मैनेज करना। कोई भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो किसी भी टाइप का, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी पोजीशनिंग करनी है, कैसे उसको स्टोरेज स्पेस एलोकेट करना है, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होगी, कहाँ पे उसकी एंडिंग होगी, उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें फाइल सिस्टम ने मैनेज करनी होती हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जो भी आप डाटा स्टोर करते हो वो किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर होता है। चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कोई भी फाइल बनाते हो, कोई भी डाटा स्टोर करते हो, तो वो किसी न किसी फाइल के अंदर ही स्टोर होता है। जैसे आपने MS वर्ड के अंदर कोई काम किया, लेटर बनाया, उसको सेव करते हो तो वो फाइल में सेव होता है। पावर पॉइंट में आपने कोई काम किया, उसको सेव किया तो वो भी एक फाइल में सेव होता है। ऐसे ही आप अगर फोटोशॉप की बात करो, उसमें कुछ काम करते हो, उसको सेव करते हो तो वो भी एक फ़ाइल होती है। या फिर आप कोई ऑडियो बना रहे हो, उसको सेव करते हो, वो भी एक फ़ाइल होती है। कोई वीडियो बना रहे हैं, उसको सेव करते हो, वो भी एक फ़ाइल होती है। तो जो भी चीज़ आप स्टोर करते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो एक फ़ाइल के अंदर स्टोर होती है। तो फाइल सिस्टम का काम होता है उन फाइल्स को मैनेज करना। तो फाइल सिस्टम कंट्रोल करता है कि कैसे यूज़र या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम किसी फाइल को एक्सेस कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। ये फाइल सिस्टम ने इसको कंट्रोल करना होता है। अगर सपोज करो फाइल सिस्टम ना होता तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करना, उनको मैनेज करना आसान ना होता। तो ये फाइल सिस्टम का ही क्योंकि काम है तो फाइल सिस्टम ने इसको मैनेज करना होता है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि फाइल सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अंडरस्टैंड, फाइल्स को अंडरस्टैंड कर सकता है उन फाइल सिस्टम का यूज़ करके। फाइल सिस्टम ने ये देखना होता है कि कहाँ से फाइल को स्टार्ट करना है, कहाँ से फाइल को एंड करना है स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। ये चीज़ भी फाइल सिस्टम ने ही मैनेज करनी होती है। हार्ड ड्राइव्स के अंदर आपने पहले एक वीडियो में अंडरस्टैंड किया हुआ है, एक हार्ड ड्राइव के अंदर हम कई सारी पार्टीशंस को बना के रख सकते हैं। पार्टीशन मतलब हार्ड ड्राइव के हम छोटे छोटे सेक्शंस में उसको डिवाइड कर लेंगे, या हो सकता है आप एक हार्ड ड्राइव का एक ही पार्टीशन बनाओ। तो उस पार्टीशंस जो हम अलग अलग पार्टीशंस बनाते हैं किसी भी हार्ड ड्राइव के ऊपर या किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर, उसको अंदर हम अलग अलग फाइल सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अलग अलग पार्टीशन के अंदर अलग अलग फाइल सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं हर एक की अलग अलग वर्किंग होती है। कुछ फाइल सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ फाइल्स को वो सपोर्ट नहीं करता हो क्यों, तो क्या उस केस में क्या होगा, हम उन फाइल्स को उस फाइल सिस्टम में सेव करके नहीं रख पाएंगे। अगर कर भी कर पाएंगे, सेव करके रख भी देंगे, तो वो उस फाइल सिस्टम उन फाइल्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और उनको हम फाइल्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे उसमें। तो ये उसमें प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही कुछ फाइल सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर बैकअप की फैसिलिटी हमें ना मिले। बैकअप हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस केस में सपोज करो आपका कंप्यूटर सिस्टम ख़राब होता है या आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपने उसकी बैकअप बना के रखी होगी कहीं और पे, तो वहाँ से आप अपनी डाटा को, अपने फाइल्स को कॉपी करके दोबारा से नए सिस्टम में डाल सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी कई फाइल सिस्टम के अंदर हमें नहीं मिलती है। तो उस केस में भी वो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फाइल सिस्टम हमने किसी पार्टीशन के अंदर यूज़ करना है। नॉर्मली हम अलग अलग पार्टीशंस में भी एक ही फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग फाइल सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़े।
लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम हो सकते हैं, जैसे पहला है ext, बहुत पुराना ये फाइल सिस्टम है, अभी आजकल थोड़ा यूज़ भी बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता है ये। उसके अलावा ext2 हो सकता है, ext3, ext4, इसके अलावा और फाइल सिस्टम भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जब भी कोई पार्टीशन हम किसी स्टोरेज मीडिया के अंदर या किसी हार्ड ड्राइव के अंदर बनाते हैं तो उसको फाइल सिस्टम के साथ अटैच करना ज़रूरी होता है। अगर आप फाइल सिस्टम के साथ किसी पार्टीशन को अटैच नहीं करोगे तो वो आप उस पार्टीशन को यूज़ नहीं कर पाओगे, उसके अंदर फाइल्स को स्टोर नहीं कर पाओगे। फाइल्स अगर आपने स्टोर करके रखनी है तो वहाँ पे आप स्टोर नहीं हो पाएंगी जब तक आपने उसमें फाइल सिस्टम को अटैच नहीं किया है। तो फाइल सिस्टम जैसे ही आप अटैच करते हो पार्टीशन के साथ तो आप उसमें फाइल्स को सेव करना शुरू कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो एक ट्री बेस्ड हायरार्की के अंदर स्टोर होती हैं। ट्री बेस्ड क्या होता है, इसको हम अलग से एक इमेज देखेंगे, वहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। जो भी हम लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी फाइल की लिनक्स के अंदर तो वो होती है फॉरवर्ड स्लैश से। ये आपने याद रखना है, फॉरवर्ड स्लैश से ही हम लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं या लिखते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी फाइल सिस्टम की। अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कैसे ट्री बेस्ड हायरार्की फाइल सिस्टम की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बनती है। जैसे यहाँ पे आप इमेज देखो, इसमें आपने टॉप से देखना शुरू करना है। आपने पीछे पढ़ा कि जो लिनक्स के अंदर होता है उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे टॉप पे जो फॉरवर्ड स्लैश लगाई हुई है ये होती है सबसे पहली डायरेक्टरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। डायरेक्टरी जैसे आप विंडोज़ में फोल्डर्स बोलते हो तो सेम फोल्डर्स को हम डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये यहाँ पे टॉप पे जो डायरेक्टरी बनी हुई है जिसको स्लैश से डिनोट किया गया है इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। मतलब ये टॉप लेवल की डायरेक्टरी है जिसके अंदर बाकी सारी डायरेक्टरीज या फोल्डर्स या फाइल्स बनती हैं। तो इसके नीचे आप इमेज में देख रहे हो जैसे अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं या डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, जैसे ETC, DEV, होम, USR, VAR, ये अलग अलग डायरेक्टरीज इसके अंदर बनी हुई हैं। उनके अंदर आगे और डायरेक्टरीज हो सकती हैं या फाइल्स हो सकती हैं, उनके अंदर एक आगे और फाइल्स या डायरेक्टरीज हो सकती हैं। तो ऐसे एक ट्री बेस्ड हायरार्की बनती रहती है। जैसे ट्री में क्या होता है, नीचे से अगर हम ट्री को देखें, ये उल्टा ट्री मान सकते हो आप इसको, जैसे उल्टा करके रखा हुआ ट्री को। तो ट्री में क्या होता है, बिल्कुल नीचे से अगर हम ट्री को देखें तो सबसे नीचे एक पॉइंट होगा, ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे उसकी शाखाएं बनती जाएंगी, उसकी ब्रांचेस बनती जाएंगी और एक ब्रांच के अंदर आगे और ब्रांचेस हो सकती हैं, उसके आगे और ब्रांचेस हो सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ ये ट्री बेस्ड हायरार्की लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर बनती है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देखो, होम डायरेक्टरी के अंदर 3 और डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। ये जो डायरेक्टरीज हैं ये होती हैं कौन कौन से यूज़र्स आपने उस फाइल सिस्टम के अंदर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बना के रखे हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एक से ज़्यादा यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 यूज़र्स बना के रखे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर। ये 3 यूज़र्स यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे ही कोई यूज़र, सपोज करो स्टूडेंट यूज़र ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लॉगिन किया, उसने उसको स्टार्ट किया, तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर वो काम करना शुरू करता है, स्टूडेंट सपोज करो यूज़र ने लॉगिन किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस डायरेक्टरी में वो काम करेगा वो होगी होम और उसके अंदर स्लैश करके स्टूडेंट डायरेक्टरी। उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहुंचा देता है जहाँ पे वो काम कर सकता है। अगर उसने चेंज करना है तो वो खुद यूज़र फिर चेंज उसको कर सकता है डायरेक्टरी को, अगर उसने किसी और डायरेक्टरी में काम करना है तो। अब सपोज करो आपने एक mypic.jpg नाम की फाइल बना के रखी हुई है, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हो, बिल्कुल लास्ट में नीचे है। इस डायरेक्टरी की लोकेशन को आपने लिखना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आप उसको आप कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, सबसे पहले लगेगी स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश किसको डिनोट कर रही है, जो टॉप लेवल पे रूट डायरेक्टरी है उसको। तो ये फॉरवर्ड स्लैश उसकी लग गई। फिर उसके अंदर अब क्योंकि ये जो mypic.jpg फाइल है ये
होम डायरेक्टरी के अंदर स्टूडेंट डायरेक्टरी है जो उसके अंदर फ़ोटोज़ जो डायरेक्टरी है उसके अंदर बनी हुई है। तो सबसे पहले रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने उसको डिनोट कर दिया, फिर उसके अंदर होम डायरेक्टरी हमने लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया होम, क्योंकि होम डायरेक्टरी में आगे बनी हुई है वो फाइल। फिर हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाई, उसके अंदर होम डायरेक्टरी में जो स्टूडेंट नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर बनी हुई है, तो स्टूडेंट हमने लिख दिया। फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगाई। अब स्टूडेंट डायरेक्टरी में भी वो फ़ोटोज़ नाम की जो डायरेक्टरी है या फोल्डर है उसके अंदर वो फाइल बनी हुई है, तो हमने लिख दिया फ़ोटोज़। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस फिगर के अंदर या इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाई, फिर हमने लिख दिया नाम mypic.jpg के, मतलब ये पूरी लोकेशन हुई उस फाइल की mypic.jpg फाइल की, जहाँ पे ये फाइल स्टोर करके रखी हुई है फाइल सिस्टम के अंदर। तो ऐसे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल की लोकेशन लिखते हैं या किसी भी फोल्डर की लोकेशन लिखते हैं। फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज़ की जाती है। अगर आप विंडोज़ की बात करो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, उसके अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश की जगह पे बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं अगर हमने लोकेशन को लिखना होता है। तो ये पूरा फाइल सिस्टम का कंसेप्ट है जो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आई होप। अगर हम आगे चलें, जो टॉपिक अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक है स्वैप स्पेस। छोटा सा टॉपिक है, आसानी होगी आपको इसको समझने में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक नहीं है। तो स्वैप स्पेस क्या होता है, पहले हम स्वैप को अंडरस्टैंड करते हैं। स्वैप एक ऐसा स्पेस होता है हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, जिसको तब यूज़ किया जाता है जब आपकी रैम फुल हो जाती है। कहने का मतलब जैसे ही रैम फुल होती है तब ये स्वैप वाला स्वैप स्पेस यूज़ किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी रैम फुल हो जाएगी, रन्स आउट ऑफ रैम, सपोज करो रैम फुल होगी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो जो भी इनएक्टिव पेजेस होते हैं रैम के अंदर, रैम में जो भी इनएक्टिव पेजेस होंगे या फिर इनएक्टिव फाइल्स होंगी, उनको स्वैप स्पेस में लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मूव कर देता है, ताकि थोड़ी सी रैम फ्री हो सके, उसकी थोड़ी सी जो लिमिटेड कैपेसिटी थी वो फ्री हो सके और वहाँ पे नई फाइल्स को स्टोर किया जा सके। इनएक्टिव पेजेस होते क्या हैं, सपोज करो आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला के रखे हुए हैं, अब आपका कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत देर से आप यूज़ नहीं कर रहे हो, काफ़ी देर से वो जो उसकी फाइल्स होंगी वो रैम के अंदर यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उन फाइल्स को वो मूव करेगा स्वैप स्पेस के अंदर। जो फाइल्स लगातार यूज़ हो रही हैं उनको बिल्कुल बाद में स्वैप स्पेस में मूव करेगा अगर यूज़ पड़ी तो, अदरवाइज़ उनको मूव नहीं किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होंगी उनको मूव नहीं करेगा, जो सबसे कम यूज़ हो रही होंगी सबसे पहले उन फाइल्स को वो रैम से मूव करके स्वैप स्पेस में डालेगा, ताकि रैम के अंदर और नई फाइल्स को लोड किया जा सके अगर आपने नया सॉफ्टवेयर चलाना है तो। अब ये स्वैप स्पेस की जरूरत क्यों पड़ती है, एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे उसके लिए। एक सपोज करो आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी 8 GB की रैम है, आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, अभी आपकी रैम फुल नहीं हुई है, तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आपका कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मल तरीके से बिहेव करता रहेगा, चलता रहेगा, आपको कोई परेशानी उसके अंदर नहीं आएगी। सपोज करो आपने और कई सारे सॉफ्टवेयर अब ओपन करना शुरू कर दिया या उसको चलाना शुरू कर दिया, तो रैम आपकी फुल होती जाएगी। सपोज करो एक ऐसा टाइम आ गया जब आपकी रैम पूरी तरह से फुल हो गई। अब अगर स्वैप स्पेस का कंसेप्ट ना होता, स्वैप स्पेस ना होता उपलब्ध, तो उस केस में क्या होना था, आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग होना बहुत बुरी तरह से शुरू कर देना था उसने, और आप नए सॉफ्टवेयर उसके अंदर और नए सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन करके चलाना है उनको तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी रैम फुल हो चुकी है। तो स्वैप स्पेस यहाँ पे काम में आता है। जो सबसे पुराना सॉफ्टवेयर होगा ओपन आपने किया हुआ, या जिनके फाइल्स को आप बहुत कम यूज़ कर रहे होंगे, उन फाइल्स को मूव कर देगा स्वैप स्पेस में और आपके नए फाइल्स को लोड कर देगा रैम के अंदर। तो ऐसे स्वैप स्पेस की पूरी वर्किंग होती है। अब लिनक्स के अंदर 2 टाइप के स्वैप स्पेस होते हैं जो हमें वो प्रोवाइड करता है। पहला है स्वैप पार्टीशन। अब यहाँ पे पार्टीशन शब्द आ गया, तो अगर हम पूरी की पूरी पार्टीशन को ही स्वैप स्पेस की तरह यूज़ करें तो उसको बोलेंगे स्वैप पार्टीशन। जब हमने पूरी पार्टीशन को ही स्वैप स्पेस की तरह यूज़ कर लिया तो उसको बोलेंगे स्वैप पार्टीशन। तो नाम से ही हमें ये पता चल रहा है। दूसरा टाइप होता है इसका स्वैप फाइल। अब स्वैप फाइल क्या होता है, सपोज करो हमने पूरी पार्टीशन को स्वैप स्पेस की तरह यूज़ नहीं करना है,
हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल डिफाइन कर देंगे या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे फाइल बना देगा एक, उस फाइल के अंदर ही इनएक्टिव पेजेस को मूव करता रहेगा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इनएक्टिव पेजेस रैम के अंदर होंगे और बहुत कम यूज़ हो रहे होंगे, तो वो एक फ़ाइल के अंदर ही स्टोर होते रहेंगे और उस फाइल का एक स्पेसिफिक साइज़ होगा कि इतने साइज़ की ही मैक्सिमम कैपेसिटी की इनएक्टिव पेजेस हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो एक फ़ाइल बना दी जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसके अंदर इनएक्टिव पेजेस को मूव किया जाता है रैम से, अगर हमने ज़रूरत है उसकी, तो उसको बोलेंगे स्वैप फाइल। तो ये दो टाइप के स्वैप स्पेस हमें प्रोवाइड करता है लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।